लगभग 10 नाली ज़मीन भी आपके पास है तो 9 से 10-15 लाख रुपए साल आप। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, पहलगन, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त भूपेश तुमका और स्वागत कर रहा हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्त, हमारी जो चैनल की टैग लाइन है ना, आप देख रहे हैं लगातार, अपना उत्तराखंड अपना रोजगार। तो हमारे उत्तराखंड में, मेरे अपने उत्तराखंड में, आपके अपने उत्तराखंड में बहुत सारे युवा इस समय परेशानी का शिकार हैं ड्यू टू कोरोना। इस कोरोना पेंडेमिक ने जितनी सारी परेशानियां दुनिया में इकट्ठा की है ना एक साथ, और ख़ासकर युवाओं के लिए इतनी पहले कभी नहीं रही। तो दोस्त, समस्या ये है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत भाई जो देश दुनिया में दूर दूर रोज़गार करते थे, रोजी रोटी चलाते थे, परिवार पालते थे, इस कोरोना की वजह से वापस अपने घरों में आ गए हैं और अब उनके सामने एक रोज़गार का संकट है। तो मेरे इस चैनल के माध्यम से दोस्त मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं आपको ये बताने का कि हम लोग अपने घरों में, अपने गाँव में, अपनी जगह पर रह के कैसे रोज़गार कर सकते हैं, कैसे जीवन यापन करें और क्या क्या नई नई चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो मुनाफा भी कमा सकते हैं। उसी क्रम में दोस्त मैं आपको आज लेके आया हूं अपना उत्तराखंड अपना रोज़गार श्रृंखला में बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ही। और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आज एक बहुत ही विशेष चीज़, जो है कीवी की खेती। कीवी एक फल है दोस्त, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड में। ये वो फल है जो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। डेंगू और ऐसी बहुत सारी बीमारियों में डॉक्टर्स कहते हैं कि कीवी आप खाएं। और कीवी दोस्त जब बाज़ार से आप लेने जाते हैं ना तो 100 रुपये का 1 या 2 ऐसे पीस मिलते हैं। तो ये खेती हमारे पहाड़ पर हो सकती है और हो रही है। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे हो रही है और इसके लिए क्या क्या करना होता है। आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ, चलें कीवी के बाग की ओर। ये देखिए बाग के कई लोग बाग में खड़े हैं जिसमें बाग के ओनर भी हैं। आप बाग देखिए, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आ गए हैं कीवी के बाग पर और हम बात कर रहे हैं इस कीवी के बाग का जो पूरा यहाँ स्थापित किया है, इसका जो पूरा श्रेय है श्री रजनीश यशस्वी जी को है। हमारे साथ हैं श्री रजनीश यशस्वी जी का मैं परिचय आपको दे दूं। आप जो है डेप्यूटी कमिश्नर हैं जीएसटी विभाग उत्तराखंड में और अभी रुद्रपुर में कार्यरत हैं। तो आइए मिलते हैं रजनीश जी से। रजनीश जी नमस्कार। जी प्रणाम। तो रजनीश जी ये बताइए कि ये बाग लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? तो कीवी पे हम काम कर ही रहे थे, हमने लगभग इसको 4 साल पढ़ा है। ओके। और यूट्यूब वीडियोस देखे, कुछ इसके रिसर्च पेपर पढ़े researchgate.net पे, और सोलन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं जीएस चंदेल और जो है वहाँ पे बाकी लोग कीवी के जानकार, उनसे बात करी और कीवी के काफ़ी सारे ऑर्चर्ड विजिट किए। ओके। हिमाचल में और जगह भी, और उत्तराखंड के कपकोट सामा बराड़ी की तरफ। तो ये बेसिकली आइडिया तो हमारा पीछे से ही था कि हम आगे क्या, एक इसकी वजह ये थी कि उत्तराखंड में बंदरों का आतंक बहुत है जी। और तो इस पहाड़ों के लिए जो ये एक तरह से हो सकती है, दुधारू गाय की तरह हो सकती है। ओके। कि फार्मर्स की लाइवलीहुड ये जनरेट कर सके। तो इसके लिए कीवी पे काम करने का प्लानिंग किया और बहुत देखने के बाद फिर जो उन लोगों ने गलती की उसको हमने यहाँ पे सुधारने की कोशिश करी। गलतियाँ हमसे भी हुई हैं और आगे हम इसको बड़े लेवल पे सुधारते रहेंगे। बंदरों का आतंक है आपने कहा था, तो कीवी की खेती का बंदरों से क्या लिंक है? ये आप अगर इस फ्रूट्स को देखें, एक ये फ्रूट दिख रहा होगा तो इसमें कुछ हेयर्स है ये। हाँ, ये कांटे से हैं। जी। तो ये आड़ू में भी होते हैं, आड़ू भी आपने देखा होगा, और कुछ और फ्रूट्स में भी होते हैं। तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, अगर हम उनको हाथ से ऐसे मारेंगे तो वो निकल जाएंगे। लेकिन ये जो कीवी फ्रूट्स का जो ये रोम है, ये बहुत हार्ड होता है।
और आपने जो मार्केट में देखे होंगे जो जैस्परी वगैरह के कीवीज आप खाते हैं तो ये रोम को हटाया जाता है पैक से पहले। अच्छा, उसे साफ किया जी जी, एक्चुअली ये इंसुलेशन का काम भी करता है। अगर ये रोम ऐसे रहेगा तो इसकी लाइफ कम हो जाती है, पक जाता है फ्रूट। ओके और इसके टेस्ट में भी फ़र्क आता है। ओके। तो बेसिकली जब बंदर आता है तो इसे एक बार तो आते हैं वो इसे खाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो ये बंदर जब खाता है तो उसके गले में ये चिपक जाते हैं। ओके। तो खांसी होती है और सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, इसलिए दोबारा उसको छेड़ते नहीं है। अच्छा, तो इस रूप में ये खेती जो है ये फल है बंदरों से सेफ है, ये कहा जाए। बिल्कुल, ये बंदरों से बिल्कुल सेफ है। अगर इसे कहा जाए तो ये गलत भी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। तो रजनीश जी, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने बहुत सारे जो है पोल यहाँ पर लगाए हुए हैं। जी जी। ये जो बहुत हैवी मैं देख रहा हूँ आयरन के पोल हैं, जी। इसको लगाने का क्या? देखिए, इसके कई तरीके हैं। अभी हमने रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश विजिट किया था। अरुणाचल प्रदेश में भी कीवी की खेती होती है। तो हमने देखा कि उन्होंने बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल किया। उनके यहाँ बैम्बू बहुत होते हैं जी। तो उन्होंने ये जो स्ट्रक्चर था इसका भी बैम्बू के लिए बनाया था। ओके। और ये जो आप वायरिंग देख रहे हो ये भी उन्होंने बैम्बू में, पतले बैम्बू में इस्तेमाल किया था। अच्छा। लेकिन और जो बाकी जगह अभी देखा आपने, सोलन यूनिवर्सिटी भी अगर आप जाएंगे तो आपको ये एंगल पे दिखेंगे। कोई 6x4 का एंगल एक होता है, ओके। उसको रख लेते हैं। लेकिन हमने ये देखा कई जगह कि जब इनमें सब पौधों में फल आ जाएंगे तो इसका लोड आप मान के चलिए कि एक फ्रूट 200 kg फल तो देता है। जब ये 4th से 5th ईयर से जब ये प्रोडक्शन करता है तो 200 kg का वेट हो गया हर पौधे का। जी। तो ये जो पौधे की जो टहनी होती है ये बस अब थोड़ी इतनी मोटी और होगी और बाकी ये इसी तरह से चलता है। अच्छा। है ना। तो जैसे अमरूद का पतला वाला पेड़ समझ लीजिए इसको, ये इतनी बड़ी टहनी होगी तो ये वेट सहन नहीं कर सकते और पौधे टूट जाते हैं। तो वो तो 200 kg का इधर हो गया, 200 kg का इधर हो गया, तो ये 400 kg ये करीब 12 फीट जगह में ये रहता है। और ये जो है ना बेंड हो जाते थे जी। और उनका एक और प्रॉब्लम था कि वो इसको ग्रोटिंग के लिए भी आरसीसी का उन्होंने नीचे एक सरिया ऐसा बेंड किया और उसमें एक सरिया ऐसा डाला, फिर वो आरसीसी का मटेरियल डाल दिया तो उससे ये बेंड होने का खतरा आ जाता है। और जब फ्रूटिंग होती है तो लोड बढ़ने से ये झुक जाते हैं, तो फिर एरिएशन नहीं हो पाता प्रॉपर, और प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो पाता, प्रॉपर एरिएशन नहीं हो पाता, हवा का सर्कुलेशन। और जब ये बैंड हो जाता है तो हमने जैसे बताया था आपको कि ये जो है ना ये बिल्कुल, ये जो स्टेम है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए बेसिकली। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आज मैं आपको देख रहा था आप इसको सीधा कर रहे थे और ये बांस लगा रहे थे, इसे बांध रहे थे। जी जी। तो ये पेड़ सीधा रहना हाँ, बेसिकली ये जितने भी आपको कर्व्स दिखते हैं, जैसे अगर इधर देखें आप ये कर्व्स, तो ये भी डिफिशियंसी है बेसिकली। ये मोड़ जो आ गया। हाँ, जैसे आदमियों में पोलियो इस तरह की चीज़ें होती हैं, पैर टेढ़ा हो गया, तो ये जो बेसिकली ये सिस्टम है, ये इसके आप शरीर समझ लीजिए, इसके अंदर जो नर्व्स हैं जो इसका खाना नीचे से लेके जाती हैं। अगर ये बैंड हो गया तो ये जो न्यूट्रिशन इसमें सप्लाई होता है नीचे से, उसमें दिक्कत होती है। तो इसकी ग्रोथ पे, फ्रूट्स के साइज पे, फ्रूट्स के टेस्ट में, इसमें सब में फ़र्क पड़ता है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो। हम भी उसको प्रॉपर नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, लेकिन ये फिर भी जैसे ये पौधा आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल, ये फिर भी परफेक्ट पौधा। अगर आप इस तरफ लगाएंगे ये वाला, जी जी, तो इसका आप ये शेप देखिए यहाँ से, ये बिल्कुल सीधा हो गया लगभग, ये बिल्कुल सही है। यहाँ से हमने इसका कट किया था तो यहाँ से 2 ब्रांचें इसकी बढ़ गई, तो ये इसको कह सकते हैं कि ये फिर भी परफेक्टली सेफ है। ये एक पौधा है, ये बहुत साफ़ है। तो बेसिकली ये सीधे होने चाहिए ताकि इसमें जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से सप्लाई कर सके और सब भागों में पर्याप्त जा सके। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाह रहा था कि ये जो एक कीवी का पेड़ है और दूसरे पेड़ के बीच की दूरी कितनी रखी गई है? ये वैसे तो स्टैंडर्ड इसका 6 मीटर होना चाहिए। अच्छा, 8 मीटर भी होता है, हाँ 20 फीट। लेकिन अब डिस्टेंस के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका जो एक खेत का साइज है ये किस तरह से है, क्योंकि इसमें कोशिश ये करनी चाहिए, एक बार आप अगर इसको सीधे देखें इस तरह से, तो ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए सारे पोल्स और पेड़। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एंड में एक एक्स्ट्रा पोल लगाना पड़ता है, एंड में भी एक एक्स्ट्रा पोल लगाना पड़ता है, ताकि जो तारों का टेंशन है वो हम एंड में, हाँ एंड में तो मैं अपने वो कर सके। जी, कि एक बार ये पोल यहाँ से दिखा दिए जाए कि ये पोल और पेड़ जो हैं कैसे ये बिल्कुल लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल खड़े हो तो ये नाक की सीध में दिखेंगे आपको एकदम। ये कीवी की खेती है जी, इसको पौधा लगाने के बाद कितने टाइम में फल देना शुरू करता है? ये जो अभी आप देख रहे हो ये 3rd ईयर की क्रॉप है। ओके, ये टेस्ट फ्रूट है बेसिकली, जैसे एप्पल में भी आता है जी, तीसरे साल में टेस्ट फ्रूट। अच्छा, पहले साल फल आया है? हाँ, जनरली तीसरे साल ये टेस्ट फ्रूट आता है जी, चौथे साल से इसमें कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अभी ये मतलब ये हार्डली मुझे लग रहा अभी थोड़ा मान लो तो इसमें 10-15 kg फ्रूट होगा ये। इसका एक, अगर ये पूरी ग्रोथ हो गया तो 70 से 80 ग्राम का एक फ्रूट हो जाता है। अच्छा, तो अगर इसमें आप 100 फल मान लो या 50 मान लो तो
ये 8-10 किलो का एक बांस होगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी 200 से 300 के आसपास है। एक पेड़ की? हाँ बिल्कुल। और क्या भाव ये बिकता है? इसका फुटकर रेट तो आपको पता ही है, 200-250 जी, किलो जी। के आसपास जी, बिकता है। हाँ। पर पीस के हिसाब से भी 35 रुपये से कम तो हमने देखा नहीं है। अच्छा, बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोगों का परिचय पिछले 2-3 सालों में ही इस फल से हुआ है। जी हाँ जी। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ हमारे चैनल के थ्रू, पहाड़ के लोग या जो लोग भी इस खेती को करेंगे वो जानना ये चाह रहे हैं कि इस फ्रूट का प्रयोग क्या है, इसको क्यों लगाया हाँ, जाए? ये बड़ा अच्छा सवाल है वैसे सही में, क्योंकि ऐसा होता है कि खेती करना बड़ा आसान काम है। जी। जैसे हमने कहीं देखा और हमने उसको अडॉप्ट किया, कहीं से फल लाए, वो जी। पेड़ लाए, फिर लगा दिया। जी। लेकिन अल्टीमेट ये है कि ये जब तक ये बाज़ार में नहीं जाएगा और इसके आपको दाम नहीं मिलेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी चलेगी नहीं। जी। जी। ये तो एक साइकिल है। तो कहने का मतलब है कि इसके बहुत सारे यूजेज हैं। इसका जो सबसे बढ़िया यूज है, एक तो आपने देखा ही होगा कि फ्रूट है, लेकिन अभी कॉमन फ्रूट नहीं है, जैसे टेबल फ्रूट कहते हैं, वो अभी नहीं हुआ है कि आम आदमी इसे लेके जी। जल्दी से परचेज कर ले। अभी जो कोविड और इस तरह के जो जब डेंगू कोविड इस तरह की बीमारियां होती हैं तो तब लोगों में ये है कि इसमें अच्छा न्यूट्रिशन होता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, तो उन दिनों इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन वैसे भी ये फ्रूट अभी सभी को पता है कि ये चाइना का ओरिजिनेटेड है। वैसे अच्छा। चाइना में वाइल्डली होता था, ओके। लेकिन न्यूजीलैंड में इसको सबसे पहले उन्होंने इस तरह की जो मैनेज कल्टीवेशन है न्यूजीलैंड ने दिया। और आप देखिए कि उसको चाइनीज़ बेरी बोलते हैं, इसको चाइनीज़ रेस्परबेरी बोलते हैं, लेकिन इसको कीवी के नाम से जानते हैं। तो कीवी आपको पता ही है कि न्यूजीलैंड का हाँ, पक्षी एक नेशनल बर्ड है, तो उसके नाम पे से कीवी कहते हैं। तो ये आज जिस रूप में और कीवी के नाम में हम जानते हैं, ये न्यूजीलैंड ने इसको किया है। इससे हम जैम बना सकते हैं, इससे हम अचार क्या बोलते हैं इसको, मुरब्बा बना सकते हैं, इसका हम स्क्वैश बना सकते हैं, इसकी कैंडीज़ बनती हैं। ये आप देखते हैं तो ये बाहर का आउटर कवर निकाल के इसका पल्प जो निकलता है उसकी इसका पल्प भी मार्केट में जाता है, ड्राइड पल्प भी उसे बोलते हैं। ये जो इसका बाहर का कवर है, इसको आप गड्ढे में डालो और इसमें खाद मिला दो तो ये बहुत अच्छी खाद भी बनती है। इसके अलावा जब इसके जो सीड्स हैं, जब आप ये पक जाता है तो पानी में डाल दो, इसे हिलाओ, इसके सीड्स ऊपर आ जाते हैं। तो इसका आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इसका सीड ऑयल बहुत बढ़िया कॉस्मेटिक्स है। अच्छा। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है। जैसे आपने हेम्प सीड का ऑयल सुना होगा, स्किन को एलिमेंट का, स्किन डिजीज को एलिमेंट का काम भी करता है। गूगल पे आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी जो है इसका कीवी सीड ऑयल बेचते हैं। और 10-10 ग्राम की बॉटल मैंने देखा कि 400-400, 500-500 रुपये की बिक्री है 10-10 ml की बॉटल्स। इसके अलावा ये है ही, मैंने बताया, फ्रूट्स के रूप में तो इस्तेमाल होता ही है। आने वाले कुछ सालों में मुझे लगता है करीब 10 से 15 साल में ये टेबल फ्रूट हो जाएगा, क्योंकि इसकी काफ़ी डिमांड है और प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ रहा है। जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसा आज एक नई बात रजनीश जी ने हमें बताई कि बेसिकली ये चाइना में जंगली फ्रूट होता था, कभी जंगलों में होता था, और इसकी उपयोगिता पहचान कर इसको न्यूजीलैंड ने खेती का रूप दिया बेसिकली, तो इसलिए कीवी के रूप में इसे जानते हैं। रजनीश जी ये बताइए कि उत्तराखंड के हमारे दोस्त अगर इस खेती को करते हैं तो फल होने के बाद उसको मार्केट कैसे मिलेगा, उसके लिए मार्केट की काफ़ी व्यवस्था है। आप आसपास के बाज़ारों में अब आप देखो कि मैंने भी बहुत सारे देखा है कि बहुत इंटीरियर में भी आप चले जाओ तो वहाँ कीवी मिलता है। अच्छा। देखा है मैंने बहुत सा। इधर एक वैली पड़ती है आगे, बागेश्वर से आगे करीब 150 किलोमीटर आगे सामा वैली। तो आप बागेश्वर में जाएंगे तो सामा का कीवी फ्रूट मिल जाता है। भवाली तक भी ये लोग फ्रूट बेचते हैं। ओके। कोई भी जो निकटवर्ती छोटा मोटा बाज़ार है, क्योंकि फ्रूट्स तो आजकल खा रहे हैं और ये पहुंच चुका है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको अपनी निकटवर्ती बाज़ारों में इसका मूल्य कम मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिकेगा नहीं। एक और बहुत अच्छी बात जो इसमें है जो है कि इसको रेस्टोरेशन की ज़रूरत सामान्यतः नहीं पड़ती। अच्छा। बस इसमें सावधानी ये बरतती है कि जब ये फ्रूट टूट जाए तो टूटने के जस्ट बाद आपको ये इसके रोम्स हटा देने पड़ेंगे। अच्छा। और फिर आप इसको खुले में ठंडी जगह में रख दें तो ये करीब 3 से 4 महीने विदाउट एनी मतलब किसी क्या बोलते हैं कोल्ड स्टोर के बिना भी आप इसको प्रिजर्व रख सकते हैं, जैसे हम आलू प्याज और ये सब अपने गांव में रखते हैं। तो प्रिजर्वेशन होता है। जब मार्केट बढ़ जाता है तो फिर आप इसको वो कर लें। हम इसका तुड़ान वैसे नवंबर में कर लेते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने तक इसका तुड़ान होता है और इसकी डिमांड उसके बाद बढ़ती है। फिर आपको पता है मार्च में गर्मी शुरू हो जाती है, डेंगू का प्रकोप, और फिर उसके बाद कैरी ऑन। तो वो आप कर सकते हो, तो ये इसमें अच्छी बात है।
तो उत्तराखंड में मतलब अगर दोस्त इसको करते हैं हमारे किसान भाई तो माल बेचने में कोई हाँ, दिक्कत माल नहीं है। बेचने में कोई दिक्कत नहीं है जी। तो दोस्त हमें रजनीश जी कीवी के बारे में बता रहे हैं, बहुत सारी जानकारी है हमारे पास। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि किसी भी फ्रूट में, किसी भी फल में, सब्जियों में हम देखते हैं बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, और कई बार क्या होता है कि हमारे साथ धोखा हो जाता है जब हम उसका बीज लेने जाते हैं, पौध लेने जाते हैं, और बाज़ार में वो क्वालिटी फ्रूट हमें नहीं मिल पाता है। तो हम रजनीश जी से जानते हैं कि क्या कीवी में भी ऐसा कुछ है। रजनीश जी बताइए, ये कीवी में भी क्या कुछ अलग अलग वैरायटी आती है? हाँ जी, बहुत सारी वैरायटी हैं, 6 वैरायटी वैसे चलती हैं। अच्छा। जिसमें सबसे जो टॉप मार्केट में जिसकी वैल्यू है वो हैबर्ड के नाम से जाना जाता है ओके। उसको। उसके बाद एलिसन, जो एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जैसे ये फ्रूट आपको दिख रहा है, ये जी, बेसिकली जी, लंबा जी, होता है। जी। हैबर्ड आप देखेंगे वो थोड़ा गोल्ड टाइप का हो जाएगा। ओके। फिर इसमें ब्रूनो अंडा की शेप का होता है। फिर एक जैसे आपने वो देखा होगा, एक पहाड़ में होता है वो छोटा फ्रूट, तुमड़ा टाइप के बोलते हैं उसको। अच्छा। थोड़ा पिचका हुआ और चपटा हुआ टाइप का, वो मोंटी टाइप भी होते हैं। तो हैवर्ड, एलिसन, मोंटी, ब्रूनो, इसकी तुमोरी एक और वैरायटी है। इसमें ये 4-5 वैरायटियाँ जो होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि बेसिकली आपके लिए फ़ायदेमंद कौन है? जी, हमारे उत्तराखंड जी के जी लिए हाँ, बेसिकली। एक तो इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि कुछ क्रॉप्स इसकी लो एल्टीट्यूड में होती है और कुछ क्रॉप्स इसकी हाई एल्टीट्यूड में होती है। जो हाई एल्टीट्यूड में होती हैं वो हैबर्ड है, जिसकी मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा प्राइस मिलती है। जरूरी है। महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जितनी भी 6 प्रजातियां बताई, तो इनके जो वैज्ञानिक गुण हैं या जो इनकी मेडिसिन वैल्यू है, हाँ। इसमें भी फ़र्क है क्या? हाँ, बिल्कुल फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। उसमें फ़र्क है तो ये सिट्रस फ्रूट जैसे मैं बताया, लेकिन अगर अब इसका कंपोजिशन वो करें तो ये डिपेंड्स करता है वैरायटी पे। तो किसी में कोई एलिमेंट ज़्यादा होता है, किसी में मीठापन ज़्यादा, किसी में खट्टापन ज़्यादा। लेकिन जो जैसे आप डीएनए समझ लीजिए, डीएनए जैसा है तो डीएनए तो सबका एक ही है, बिल्कुल डीएनए एक ही है। लेकिन इसमें वेरिएशन आता है। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा लो हाइट में लगा दूँ, 3000 फीट पे भी ये हो जाता है, लेकिन वो बात नहीं आती इसमें जो एक्चुअल है। तो इस समय हम लोग जिस जगह पे हैं वो 4600 फीट के आसपास है, तो ये इसका लिए बेस्ट क्लाइमेट है। तो इस समय ये जो एलिसन वगैरह है, इसकी जो बेस्ट एक तरह से देखा जाए तो डीएनए की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो निकल के आएंगी। अच्छा। 6000 फीट के ऊपर आप एलिसन लगाओगे तो वो नहीं हो पाएगा ज़्यादा। हाँ, एक और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है कि जिन इलाकों में ज़्यादा ओलावृष्टि होती है, बहुत तेज़ तूफान चलते हैं, उनमें इनको प्रोडक्शन के लिए ऊपर से शेड नेट भी लगाते हैं। अच्छा, शेड नेट। जो उसको बेसिकली ओला रोकने की नेट बोलते हैं, जो आपने हिमाचल में एप्पल्स के उसमें देखी होंगी। जी जी, एंटी हेल नेट बोलते हैं। गवर्नमेंट उसमें अच्छी खासी सब्सिडी देती है। तो उसके लिए बस थोड़ा सा आपको कुछ एंगल खड़े करने होंगे और वो बाद में ओले को रोक लेते हैं, क्योंकि ओला इस फ्रूट्स को नुकसान करता है और हवाएं जो चलती हैं वो इसका फूल झाड़ देती है। ओके, तो एक बात और हम बताना चाहेंगे अपने दोस्तों को रजनीश जी के माध्यम से कि अगर ये खेती जो कीवी की है, जिसकी 6 वैरायटी हैं, और रजनीश जी का ये मानना है कि ये जो वैरायटी है जिसका फल हम देख रहे हैं सिलेंडर नुमा है, एलिशन जो ये ब्रीड है इसको लगाने से हमें सबसे ज़्यादा यहाँ फ़ायदा होने वाला है। रजनीश जी, एक बात और बताइए कि अगर उत्तराखंड के हमारे दोस्त इसको खेती को करना चाहें, जैसा कि वर्तमान माहौल है, बहुत सारे लोग अपने घरों पर वापस आए हैं, जगह सबके पास है, तो क्या सरकार भी इसमें कोई मदद करती है? हाँ, अभी उत्तराखंड में तो इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा। उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्पेशल इसके पॉलिसी नहीं है, लेकिन अभी हम लोग ने बीच में थोड़ा इस पर काम किया था, तो बागेश्वर को कीवी डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया है गवर्नमेंट ने। अच्छा। जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो स्कीम है, जी, तो उसमें हम लोग ने जिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम कनेक्टेड हैं, उनकी मदद से वो एक तो हुआ है। दूसरा, इसमें हम एक पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहे हैं, अभी चल रहा है, और वो फिर हम गवर्नमेंट को प्रपोजल देंगे। हिमाचल में इसकी अच्छी स्कीम्स है, लेकिन इसका जो कुछ जिन इलाकों में ग्राम्य और जायका जैसी योजनाएं चल रही हैं उत्तराखंड के जिन ब्लॉक में, वहाँ पे ये पौधे के लिए पैसे देते हैं। अच्छा। और जो एंगल स्टैंड है इसके लिए भी गवर्नमेंट पैसे देती है, शायद 2500 के आसपास वो देती है, और 50 रुपये या 53 रुपये के आसपास पर प्लांट उनको गवर्नमेंट देती है। पिछले साल इसे लास्ट ईयर शायद गवर्नमेंट ने प्लांट्स दिए हैं, लेकिन वो कैसी नर्सरी से लाया गया है, किस तरह की क्वालिटीज़ है, ये भी एक बड़ा वो है कि जो चीज़ हिट होती है तो उसमें फिर क्या कहते हैं, फैब्रिकेशन होने लगता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे कई सारे फार्मर्स ने कॉन्टैक्ट किया है
और कई लोगों से बात होती है कि हमारे पौधे में तो फल ही नहीं आए, 6 साल हो गए। जी। तो ये भी बड़ा ध्यान रखने वाला मुद्दा है कि वो पौधा कहाँ से लाया गया है और वो जो दिया गया है वो जेन्युइन है कि नहीं है। क्योंकि इसकी जो नर्सरी का प्रिपरेशन होता है वो भी थोड़ा ट्रिकी काम है, तो हर आदमी वो नहीं कर सकता। अब आपका पौधा तो हो जाएगा लेकिन आपको फ्रूट ही नहीं मिलेंगे तो आपको क्या फ़ायदा। तो ध्यान फ्रूट, होता इसके जो पौध है, हाँ। इसकी जो पौध कहाँ से लेनी है लोगों को? अभी तो देखिए सबसे जो बढ़िया पौधा है मेरे हिसाब से वो सोलन यूनिवर्सिटी आप जा सकते हैं। हिमाचल। उत्तराखंड में अभी तक इसका कोई बढ़िया रिसोर्स नहीं है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पौधे कहाँ से लें। क्या वो वैरायटी जो आपको मिल रही है वो जो वही है जो कही जा रही है, क्या वो प्रॉपर फ्रूट देगी, क्या वो प्लांट होंगे। क्योंकि एक तो जैसे हमने बताया कि इसका शुरू के 1 साल की जो मेहनत है वो ये है कि ये पौधा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जी। इसके जो स्टिक्स हैं जिनके सहारे ये खड़ा रहता है बैसाखी, वो सही रहनी चाहिए। खाद इसमें प्रॉपर आपको डालनी चाहिए। ओके। सिंचाई का व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। जब ये 2 साल बाद आया, यानी कि तीसरे साल और 2.5 साल के बाद और 3 साल से पहले इसमें जिनमें फ्रूट पॉलिनेशन का जो टाइम है उनमें आपको पॉलिनेशन टाइम से कराना पड़ेगा। अगर पॉलिनेशन में आप लेट हो गए तो फिर तब भी फ्रूटिंग नहीं होती। हाँ, इसमें ये भी है कि इसमें मेल और फीमेल का कंपोजिशन होता है। ओके। किताबों में लोग पढ़ते हैं तो 6:1 होना चाहिए, यानी कि 6 फीमेल पे 1 मेल होना चाहिए। लेकिन हाँ, लेकिन वो इसलिए उसका कॉन्सेप्ट ये था कि ये सो मोटो पॉलिनेशन हो जाए, यानी कि अपना पॉलिनेशन हो जाए, मधुमक्खियों के द्वारा हो जाए, हवा के द्वारा हो जाए। लेकिन जितने ज़्यादा आप मेल बढ़ाएंगे फिर आप, क्योंकि मेल फ्रूट तो देता नहीं है, मेल का काम सिर्फ फूल देना है और वो फिर फीमेल के फ्लावर के साथ पॉलिनेशन होगा तब फ्रूट बनेगा। तो जितने ज़्यादा मेल होंगे तो फीमेल की संख्या कम हो जाएगी, तो आपका जो डेमोग्राफिक सीन है किसी ऑर्चर्ड का वो गड़बड़ा जाएगा, तो आपको कम फ्रूट मिलेंगे। तो हमने जो कंपोजिशन फॉलो किया है वो 10:1 है। अगर हम 5 साल बाद ये माने कि 200 केजी एक पेड़ जो है फ्रूट देता है, हम 100-150 केजी भी मानते हैं, तो 100 पेड़ों पर आप कितनी आप इनकम मानते हैं? अगर 400 केजी फ्रूट लिया और हमने 180 रुपये 150 रुपये के हिसाब से पे किया, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि किस तरह से उसकी आती है। तो करीब करीब वही है कि 90,000 के आसपास, 15 छक्के 90 अगर हम 150 माने तो, और 9 लाख के आसपास 100 पेड़ में, 90 पेड़ में 9 लाख के आसपास आपको इसकी इनकम जनरेशन होगी। अगर आप लेबर से काम करवाते हैं तो लेबर कॉस्ट आपको कम करनी पड़ेगी, अगर आप खुद काम करते हैं तो लेबर कॉस्ट आपकी बचेगी। दूसरा अच्छी बात है कि इसमें किसी स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, तो स्प्रे पे पैसे खर्च होने नहीं है आपके। इसके अलावा इसमें किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो दवाई पे पैसे खर्च होने नहीं है। खाद आपके घर की होती है तो खाद आप डालते रहो, और बाकी इसमें और पॉलिनेशन के लिए आपको लेबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिनेशन आप खुद कर लो। अगर आपने कुछ बी बॉक्सेस साथ में रख लिए तो कुछ शहद से आपकी इनकम हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से शुरू के 3 साल अगर ये ब्रेक इवन भी हो जाता है तो उसके बाद अच्छा है। और अच्छी बात ये है कि ये करीब 50 साल तक फल देगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। थोड़ा 15-20 साल बाद कल्टीवेशन मतलब प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अब मान के चलिए कि एवरेज आपको 150 केजी फल 100 टू मतलब 80 से 150 केजी फल आपको थ्रोली इसको मिलेंगे। तो 50 साल की स्कीम है, उसके बाद आप इसको काट के दोबारा लगा लीजिए। ओके। तो ये जो 100 पेड़ हमने लगाए हैं यहाँ पर आपने, इस 100 पेड़ में कितनी जगह कंज्यूम हुई है? हाँ जी, इसमें क्या है कि पहाड़ में अगर देखें आप तो एक नाली में 10 पेड़ लगते हैं। ओके। हाँ, एक नाली का मतलब 2160 स्क्वायर फीट हो गया। ओके जी, करीबन 2160 स्क्वायर फीट हो गया, तो एक नाली में 10 पेड़ लगते हैं। अब आप काउंट कर लीजिए, ये करीब इसमें 15 नाली के आसपास लैंड है। तो बस आप बता रहे थे कि जैसा एक नाली में लगभग 10 पेड़ का औसत आप मान सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो है खेती नाली में ही नापी जा रही है, तो इसलिए हमने सोचा रजनी जी से ये भी जान लें। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो इसमें खाद की बात हो रही है लगातार, वो खाद कौन सी इसमें यूज की जाए, क्योंकि मैक्सिमम तो इसमें बता रहे हैं खाद की ज़रूरत है नहीं, अगर कोई है तो रजनी जी बताइए कौन सी खाद इसमें? हाँ देखिए, खाद ऐसा है कि अगर ये पौधा देख लें तो हमने ये आज से 4 साल पहले लगाया था, ये चौथे साल में है जी, और हमने केवल तभी खाद डाली है जी। उस समय करीब आप मान के चलिए कि 40 केजी खाद हमने इसमें हर प्लांट में डाली। 40 किलो खाद था। उसके बाद हमने कोई इसमें खाद नहीं डाली। अब ये जो 4th ईयर में है तो खाद डालने में हम थोड़ा लेट हो गए। ये जब इसमें क्या बोलते हैं फूल आने शुरू होते हैं तो पॉलिनेशन से पहले वैसे ये हो जाना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आगे पीछे चलता है। तो खाद का ये है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी जैसे होता है कि मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, तो इनमें भी यही दिक्कत है कि अगर बहुत ज़्यादा खिलाएंगे तो
पेट बाहर निकल आएगा, कुछ हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं खिलाना है और बहुत कम भी नहीं खिलाना है। हमने जो तरीका इस्तेमाल किया, हमने इसमें अभी तक कोई भी यूरिया किसी तरह की कोई खाद नहीं डाली। हमने जो हमारी इस खेत से जो भी वेस्ट निकला उनको गड्ढों में डाला है और उसके साथ ट्राइकोडर्मा पाउडर और ऑर्गेनिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक्स जो रिसर्च है गाज़ियाबाद का, उसके डिकम्पोजर इस्तेमाल किए। हमने कुछ और देसी टेक्निक इस्तेमाल की। जो पाती आप ग्रीन देख रहे हैं यहाँ पे, जिसको पूजा में इस्तेमाल करते हैं, कहीं इसको पाती बोलते हैं, हमारे यहाँ कुंजू बोलते हैं पौड़ी गढ़वाल में, या तो हमने इसको इकट्ठा किया और गौत के साथ इसको गौत मट्ठा और ये अपना हो गया क्या बोलते हैं पाती, नीम की खली, ये सब हमने एक ड्रम में डाल दिया और उसको गौत से भर दिया, उसको सील कर दिया और फिर हम उसको डालते रहते हैं। उसको हम डालते हैं अपने सिंचाई के टैंक में, कि जैसे अगर 1000 लीटर का है सपोज, तो हमने उसमें 3 लीटर के आसपास वो डाल दिया, 30 ml पर लीटर के हिसाब से। वो जो हमने ट्रीटमेंट तैयार किया उसमें करीब 11 प्रकार की धातुएं हैं और 10-12 प्रकार के अनाजों की खली है, बादाम अदरगम की खली है और नीम की खली है। एक बकैन मिलता है पौधा प्लेन्स में, नीम और बकैन एक ही जैसे होते हैं, उसकी खली है, भांग की खली हमने डाली और इन सबको फर्मेंट किया, घुमाते रहे कई दिनों तक और उसको हमने फर्मेंट किया। फिर उसको अपने सिंचाई टैंक में डाल देते हैं। तो उसका तो करीब 2 ml से भी कम पर 100 लीटर में पड़ता है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कुछ नहीं करते, हम अपने सिंचाई के टैंक में उसे मिला देते हैं और वो सिंचाई ड्रिप इरिगेशन के थ्रू इन पौधों में आ जाती है। इसके अलावा हमने क्या किया कि हमने इसके साथ में एक फिश पॉन्ड बनाया। तो उस फिश पॉन्ड के पानी से हम लोग इसकी सिंचाई रेगुलर करते हैं। वो फिश पॉन्ड का जो पानी है वो हाईली न्यूट्रिशनल वाला होता है, तो इसमें खाद की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा जो पोल्ट्री हमारे छोटी सी पोल्ट्री है, तो उसका जो वेस्ट भी बचता है वो भी हम खाद के साथ मिलाते हैं, लेकिन उसकी रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमोनिया होता है तो वो जला देता है। तो ये सब करके आप इस तरह की अपने खेतों के आसपास, बांज के पत्ते किसी के पास हैं, जो जितना भी वेस्ट निकल रहा है, घास पात, वो सब आप गड्ढे में डालते रहो, ट्राइकोडर्मा आप छिड़कते रहो और उसको पॉलीथीन से बिल्कुल लॉक कर दो। फिर उसमें गोबर मिला दो, पॉलीथीन से लॉक कर दो और 21 दिन 3 महीने ऐसे कई गड्ढे बना दो। 21 दिन बाद आप देखेंगे तो बिल्कुल बुरादा निकलेगा। उन खादों को आप इसमें डाल सकते हैं। ओके, कुल मिला के रजनीश जी बता रहे हैं कि भाई इसमें खाद भी ऑर्गेनिक यूज हुई है। जो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई, उसमें नीम था और आपके यहाँ जितनी भी घास पास होती है उसमें गाय का गोमूत्र भी शामिल था, मट्ठा भी शामिल था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिला के वेस्ट एक गड्ढे में डाला गया है, उसको सील किया गया है। कुछ समय बाद उसमें गोबर का भी यूज हुआ है। तो वो जो खाद बन के निकलती है, उस खाद का प्रयोग किया गया है इन पेड़ों को लगाने में। तो कुल मिला के बाज़ार से आपकी बचत है और किसी तरीके का खर्चा उसमें है नहीं, और जो इसका टर्नओवर है वो आपने जान लिया है। हमने 200 किलो की जगह 50 किलो मान के चले थे, तब भी 9 लाख रुपए साल का टर्नओवर 100 पेड़ों पर आता है। यानी कि लगभग 10 नाली ज़मीन भी आपके पास है, तो 9 से 10-15 लाख रुपए साल, आप कहने का मतलब है लाख रुपए महीने का एवरेज। आप देखिए, सिर्फ 10 से 15 नाली ज़मीन अगर आपके पास है, और इतनी पहाड़ में लगभग होती ही है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो एरिया है आपका है वो 4000 फीट से ज़्यादा की हाइट का हो, क्योंकि इतनी कम से कम ज़रूरत है। 6000 फीट से ज़्यादा है तो वहाँ एक दूसरी वैरायटी अभी सर ने हमें बताई थी। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा और एक बहुत ही हैवी अमाउंट घर बैठे हमारे दोस्त जो पहाड़ी एरियाओं में रह रहे हैं वो कमा सकते हैं। आप मिल रहे थे रजनीश जी से, जो कि इस बाग के ओनर हैं, और देखिए खुद ही जब समय मिलता है बागों में आके इनकी देखरेख करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों को बताते हैं कैसे पेड़ की देखरेख करनी है। इनकी इस मेहनत से ही आज आप देख रहे हैं बाग में ये फल फूल आ गए हैं। आइए आपको मिलाता हूँ इस FPO के CEO श्री रतन सिंह किरमोलिया जी से, सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं इस खेती के बारे में। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो किरमोलिया जी, आप बताइए कि जो FPO की बात अभी हो रही थी रजनीश जी से, जी बताया जा रहा है आप उसके CEO हैं, यहाँ पर मैनेजिंग पूरी आपके हाथ में है। तो बताइए इस FPO के तहत क्या क्या काम यहाँ हो रहे हैं? सर, अभी तक हमारे आड़ा ककड़धार में फिशरीज पे काम हो रहा है और ये कुक्कुट पालन इस पर हो रहा है, पोल्ट्री पे हो रहा है जी। और हमारे इधर 100 पेड़ करीब हमने कीवी के लगाए हैं। अच्छा। तो इसमें अभी इस साल से अच्छे फल आने लग गए हैं। और मल्ली आना में हमने एक पुराने मकान को रिनोवेट करा के उसको होम स्टे का रूप दिया है।
उसमें हमारी योजना है कि हम लोगों को लाएं, ग्रुप को लाएं जी। और उनको हम यहाँ गांव और उनको गांव की जो परंपराएं हैं उनसे अवगत कराएं लोगों को, और स्थानीय जितने हमारे पर्यटन स्थल हैं वहाँ हम उनको घुमाएं और ट्रैकिंग कराएं, और अच्छे जो दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल हैं प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुए उनको दिखाएं। ये हमारी योजना है उसमें। तो किरमोले जी, आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो एफपीओ है इसका नाम कत्यूर घाटी से भी जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि पूरी जो वैली है ये कत्यूर वैली कहलाती है जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज हम हैं विशेष रूप से कीवी के बाग में जी। और संयोग से आप भी यहाँ पर आज पधारे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कीवी जो फार्मिंग है जो आप यहाँ किसानों को करा रहे हैं, इस फार्मिंग में कहाँ कहाँ के लोग जुड़े हुए हैं? इस फार्मिंग में सर कौसानी हो गया और आपके मैगड़ी स्टेट के किसान जुड़े हुए हैं, हाड़ा के किसान जुड़े हुए हैं, और आपके सामा में करीब 10,000 पौध लगाने का हमारा लक्ष्य है, और लगभग वहाँ पर श्री भवान सिंह कोरंगा जी काम कर रहे हैं जो पूर्व प्रधानाचार्य हैं सामा इंटर कॉलेज के, और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर कम से कम 1,000 से ऊपर किसान जुड़े हुए हैं, और लगभग 500 के लगभग किसान इधर बागेश्वर ज़िले में इससे जुड़े हुए हैं। तो लगभग 1,500 किसान हमारे इसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बागेश्वर और सामा जी, ये क्षेत्र में ही लगभग 1,500 किसान इस समय कीवी की खेती कर रहे हैं। जी, लगभग जुड़े हुए हैं जी। अच्छा, तो हम जिस बगीचे में इस समय खड़े हैं यहाँ पर कितने पेड़ इस समय लगे हुए हैं? इस समय यहाँ पर 100 पेड़ हमने लगाए हैं और ये अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, और इसमें इस साल तीसरा साल चल रहा है, 2 साल पूरे हुए हैं, तो इसमें फल लगने लग गए हैं। तो किसानों को आपका जो एफपीओ है किरमोलिया साहब, ये किस तरह मदद कर सकता है उत्तराखंड की? ये किसानों की जो आज ज़मीन बंजर होते जा रही है, लोग पलायन कर रहे हैं और रोज़गार की तलाश में दर की ठोकर खा रहे हैं, चप्पलें खींच रहे हैं, तो हमारा मानना है, हमारा उनके लिए सुझाव है कि वो अपनी जो बंजर होती खेती है उस खेती को आबाद करें और उसमें कीवी लगाएं और अन्य हर्बल ट्रीज लगाएं, तो उससे उनकी आमद बढ़ेगी, ये हमारा मानना है। तो कीवी की खेती के लिए कोई विशेष जगह की ज़रूरत होती है? हाँ, थोड़ा सा उसमें 4,000 से लेकर के 6,000 के बीच में ऊंचाई में वो ये ऊंचाई समुद्र तल से है? जी, समुद्र तल से है, और थोड़ा मिट्टी की जांच करानी पड़ती है। मुझे लगता है आड़ा और उसके इर्द गिर्द की जो भूमि है वो कीवी के लिए बहुत मुफीद है, बहुत अच्छी है। और उत्तराखंड में और कोई जगह ऐसी बताएं जो और ज़िले हों जहाँ के लोग इससे, हमारा वीडियो क्योंकि पूरे देश विदेश में लोग देख रहे हैं, तो कम से कम उत्तराखंड में आप बताएं कि कहाँ कहाँ के लोग इस खेती को कर सकते हैं? लोहाघाट चंपावत की ओर लोग कर ही रहे हैं, तो उसको और ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। चमोली में किया जा सकता है, उधर आपके गैरसैंण चौखुटिया के साइड अल्मोड़ा ज़िले का वो भाग भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। गढ़वाल में भी अच्छा हो सकता है। गढ़वाल के किन किन जिलों में इसकी संभावना पौड़ी और चमोली में तो है ही है, टिहरी में भी हो सकती है, और उत्तरकाशी में भी ये कहीं कहीं ये जगह मतलब कीवी के लिए अच्छी जगह है, क्योंकि गड्ढा खुदाई है, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर इसका गड्ढा है। लगाने से पहले? हाँ, लगाने के हाँ, बिल्कुल गड्ढा एक पौधा कितने रुपए का तैयार मिलता है ये आपको? हमको ये हिमाचल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हम लाए, हमारे साथी लाए, तो हिमाचल से तो ये करीब हमको 250 में एक पेड़ बैठा। अच्छा, तो इसके अलावा जो मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे पीले रंग के आपने पोल लगवाए हैं, ये इनका क्या यूज है? ये इसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। इन्हीं ये तार देख रहे होंगे आप, जी। ये तार अभी थोड़ा सा कुछ ढीले हो रहे हैं, इनको तो टाइट किया जाता है, इनके ऊपर ये बेलें फैलती हैं, और बेलें जितना फैलेंगी उतना हमारा जो है इसका ग्रोथ बढ़ेगा, उतना फल ज़्यादा इसमें आएंगे। तो दोस्त, आपने आज जो है कीवी की खेती के बारे में जाना, हमने रजनीश जी से बात की, और जो रजनीश जी ने एक एफपीओ के बारे में बताया, उसके जो सीईओ हैं श्री रतन सिंह किरमोलिया जी से भी आपकी बात कराई। अंत में हम रजनीश जी से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि पिछले बार भी हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे। रजनीश जी, एक बात हम जानना चाहते हैं कि आप जो है उत्तराखंड सरकार में बहुत ही अच्छे पद पर कार्यरत हैं, अच्छी आपकी सैलरी है, पारिवारिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी है, उसके बाद भी पहाड़ पर आकर और इन पेड़ पौधों के साथ इतना समय देने की आपको क्या आवश्यकता हुई? अच्छा,
तो ठीक है, पारिवारिक स्थिति ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। पहले हमारी भी बहुत ख़राब थी, अब ठीक है। और ये असल में एक कह लीजिए कि जो पहाड़ों के प्रति, हमारे गाँव के प्रति और अपनी जो हमारी मातृभूमि है, जहाँ से, जिन गाँव से, जिन पहाड़ों से निकल के हमने अपने पहाड़ जैसे चरित्र बनाए, और हम जितने भी, जिस भी एंगल से कोई देखता है कि बड़ा पद पा लिया, ज़्यादा तनख्वाह पा ली, जिसके भी सफलता के जो मानक है, क्योंकि हर आदमी की सफलता के मानक अलग होते हैं, जिस भी एंगल से देख लीजिए, ये सब चीज़ें इसलिए मुझे वो लगती है कि इन चीज़ों से हम इसलिए जुड़े हैं कि ये जैसे सपोज जो कहते हैं ना कि पेइंग बैक टू योर सोसाइटी, जहाँ से आप हैं, कि आप अपने गांव के लिए, अपने भाई बंधों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी कमिंग जनरेशन्स के लिए आप कुछ क्रिएट करके जा रहे हैं, ये एक अप्रोच होता है। दूसरा अप्रोच होता है कि हम सक्षम हैं, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उससे कुछ लोग अगर प्रेरित हो सकते हैं तो वो आदमी को करना चाहिए। तो दोस्त, हमने रजनीश जी की बात सुनी और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन महत्वपूर्ण बात निकल के ये आई कि उन्होंने अपने प्रयासों से एफपीओ बनाया। चाहे कोरंगा जी उसमें प्रयास कर रहे हैं, किरमोलिया जी प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं। तो जो एक बात उन्होंने कही कि एक उच्च पद पर अधिकारी होने के बाद भी खेतों से जुड़ने का जो एक नज़रिया है वो यही है कि इन्हीं पहाड़ों ने उनको पहाड़ जैसा व्यक्तित्व दिया, तो क्यों ना उनको कुछ न कुछ पे किया जाए। इन पहाड़ों को, इन पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को, जो लोग यहाँ से किसी भी वजह से परिस्थितियों वश सफल नहीं भी हो पाए, तो हम उनको अब इस लायक बनाएं, ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि वो भी आगे अपने जीवन में कुछ कर पाएँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन करूंगा कि वो इस जो खेती है कीवी की, वो जितना भी संभव हो हिमाचल की तर्ज पर हमारे उत्तराखंड के किसानों को मदद करें और इस पर भी कोई ना कोई स्कीम लाई जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट्स का। ऐसी ही जानकारियाँ उत्तराखंड से जुड़ी हुई, उत्तराखंड के रोज़गार से जुड़ी हुई आपके लिए लाते रहूँगा। तब तक के लिए मिलते रहिए, नमस्कार।